कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच पहाड़ के ऊपर एक घर देखते हैं जहां विलियम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। अपनी रिसर्च के लिए विलियम कई महीनों से इस सुनसान जंगल में रह रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक सांप काट लेता है, जिससे वह घबरा जाता है कि कहीं जहर उसके शरीर में न फैल जाए। इसी घबराहट में उसका फोन भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है, यानी अब वह किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता। इसीलिए वह खुद ही अपना हाथ काट कर जहर निकालने की कोशिश करता है और जल्दी से घर आकर बहुत सारा पानी पी लेता है। कुछ देर बाद विलियम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे बार बार हेलुसिनेशन होने लगते हैं, क्योंकि सांप के जहर का कुछ असर अभी भी बाकी था। इसी तरह वह एक दिन तक पड़ा रहता है। एक दिन वह बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है और उसके दरवाजे पर कुछ साइंटिस्ट उसे अपने साथ ले जाने आए होते हैं। शायद बाहर की दुनिया में कोई इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन अंदर विलियम कोई आवाज नहीं कर पाता और साइंटिस्ट ये सोचकर चले जाते हैं कि अंदर कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद आखिरकार जहर का बचा खुचा असर भी विलियम के शरीर से निकल जाता है और वह खुद को हेल्थी महसूस करने लगता है। हालांकि हो सकता है कि उसके शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी हो। फिर भी वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वह शहर पहुंचता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह देखता है कि शहर पूरी तरह बदल चुका है। किसी भी सड़क पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। पूरी दुनिया का सामान बिखरा पड़ा था। देखकर लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन डरावनी बात यह थी कि सड़कों पर हजारों गाड़ियां बंद पड़ी थीं और उन गाड़ियों के अंदर मौजूद सारे लोग मरे हुए थे। तभी उसकी नजर रोड साइन पर पड़ती है। असल में कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक बहुत भयानक वायरस फैल गया था, जो बहुत तेजी से फैलने की वजह से धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसानों को इन्फेक्टेड कर मार चुका था। इसलिए अब न कोई गवर्नमेंट थी, न कोई लॉ, न कोई रूल्स। खैर, विलियम अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स भी कुछ दिन पहले ही मर चुके हैं। विलियम कुछ देर हकीकत को स्वीकार करता है, फिर अपने घर के पास ही अपने माँ बाप के लिए कब्र खोदता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विलियम समझ जाता है कि इस शहर में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जिंदा होंगे जो उस वायरस से इम्यून रह गए होंगे। सेफ्टी के लिए विलियम अपने साथ एक गन और कुछ सप्लाई लेकर लास वेगस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जो ब्रिज शहर आने जाने का जरिया था वह भी ब्लॉक था। इसीलिए विलियम को बहुत लंबा सफर तय करके दूसरे रास्ते से लास वेगस पहुंचना पड़ता है। लेकिन यह शहर भी खाली पड़ा था। यहाँ कोई नहीं था। बड़े बड़े होटल और कसिनो बिल्कुल सूने थे। आखिरकार विलियम थक कर एक फेमस होटल में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि यहाँ उसके लिए सब कुछ फ्री था, इसलिए वह महंगी महंगी वाइन पीने लगा है। लेकिन अगले दिन रात को उसके पास दो सर्वाइवर आते हैं, मिल्टन और एन, जो विलियम की तरह उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। वे बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वे भी ऐसे ही महंगे होटल में रह रहे हैं। मिल्टन उसे आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसमें बताया गया था कि साइंटिस्ट इस नए वायरस का कोई एंटीडोट नहीं बना पाए। इसके बाद अलग अलग देशों में सिविल वॉर शुरू हो गए। लोग दवाइयों के लिए एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही दिनों में दुनिया के सारे इंसान या तो वायरस से मर गए या फिर खून खराबे में। साथ ही विलियम को पता चलता है कि वायरस आने के बाद मिल्टन और एन आज पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहे हैं, यानी अब धरती पर जिंदा बचे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। वह यह भी जानता है कि इतने दिनों अकेले रहने की वजह से मिल्टन और एन की मेंटल हालत खराब हो चुकी है। एन यहाँ रिवील करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चे को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। अब विलियम कुछ दिनों तक उनके साथ उसी महंगे होटल में रहने लगता है। इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े फ्री में पड़े होने के बावजूद विलियम को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ब्रांड की कीमत भी इंसानों के साथ ही खत्म हो गई हो। मिल्टन बताता है कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने बहुत कुछ कमाया था, लेकिन अब न उसके पास उसकी शोहरत है और न ही उसका फैमिली। मिल्टन अपने साथ एक गन रखता है ताकि उसकी मदद से वे तीनों अपनी जिंदगी खत्म कर सकें। ये सुनते ही विलियम घबराकर बाहर चला आता है, क्योंकि वह अभी भी जीना चाहता था। तभी उसे पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी मिल्टन और एन ने खुद को खत्म कर लिया था और इस तरह विलियम फिर से बिल्कुल अकेला रह जाता है। विलियम को लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया में वही अकेला इंसान बचा है। वह गाड़ी बहुत तेज चलाकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसे वह अपना साथी बनाकर अपने साथ रख लेता है और उसका नाम लकी रख देता है। इसके बाद वह लाइब्रेरी जाकर कुछ सर्वाइवल बुक्स ले आता है और अपने पुराने घर लौट आता है, जहां अब वह लकी के साथ रहने लगा है। आसपास के स्टोर में जितना भी खाना बचा था उससे वे काफी समय तक चल सकते थे और आगे चलकर वे खेती करके भी खा सकते थे। समय बीतते बीतते एक साल गुजर जाता है। विलियम और लकी की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन इंसानों के बिना विलियम बहुत बोर होने लगता है। टाइम पास करने के लिए कभी वह जॉगिंग करता है, कभी तैरने चला जाता है। एक समय तो वह अपनी गाड़ी को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है, लेकिन उसकी
यह बोरिंग जिंदगी एक दिन बदल जाती है जब लकी दूर एक घर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। विलियम देखता है कि उस घर से धुआं निकल रहा है तो वह तुरंत गाड़ी लेकर उस जगह की तरफ पहुंचता है। वहां की छत पर एक लड़की गन लेकर उसे डरा देती है। उस लड़की का नाम एमा था, वह भी एक सर्वाइवर थी। विलियम उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है जिससे एमा को यकीन हो जाता है कि विलियम से उसे कोई खतरा नहीं है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों ने ही 1 साल से कोई जिंदा इंसान नहीं देखा था। विलियम के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब वह एमा को बता देता है और एमा भी अपनी सर्वाइवल स्टोरी शेयर करती है कि वह कल ही यहाँ आई है और उसे लग रहा था कि इस इलाके में कोई जिंदा इंसान नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद विलियम उससे विदा लेने लगता है, लेकिन एमा कहती है, अरे आज रात यहीं रुक जाओ, कितने दिनों बाद कोई जिंदा इंसान मिला है। विलियम भी मान जाता है। फिर विलियम एमा को अपने घर ले आता है। अकेले रहने की वजह से उसने घर का कुछ भी ठीक से ख्याल नहीं रखा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। तो वे दोनों मिलकर घर को दोबारा ठीक करना शुरू करते हैं। पास ही खाने की दुकान थी तो वे वहां जाकर खाने पीने का सामान ले आते हैं। अचानक इस मुलाकात से दोनों के अंदर फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जाग जाती है। अब वे साथ में सोकर उठते हैं और रोजमर्रा के अलग अलग काम करते हैं। वे अपने अपने शौक बना लेते हैं ताकि बोर ना हो। इसके अलावा वे जानते थे कि अगर वही धरती के आखिरी कपल हैं तो आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। उधर इंसानों के खत्म हो जाने की वजह से हिंसक जानवर अब शहर तक आने लगे थे। समय के साथ विलियम अपने घर पर सोलर पैनल लगा देता है ताकि उनका घर पूरी तरह से रेडी हो जाए। कुछ ही दिनों बाद एमा प्रेग्नेंट हो जाती है। वह बहुत खुश थी, लेकिन विलियम परेशान था। वह सोच रहा था कि क्या इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में बच्चे को लाना सही होगा या नहीं। ऊपर से डिलीवरी कैसे होगी ये भी एक बड़ी चिंता थी। इसलिए विलियम लाइब्रेरी जाकर बेबी डिलीवरी से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है। समय के साथ उनका घर हर तरह से सेफ हो जाता है। घर में सोलर पैनल लग चुके थे, इसलिए अब वे फ्रिज में खाना स्टोर कर सकते थे। साथ ही वे कई मुर्गियां और कुछ गाय पालना शुरू कर देते हैं जिनसे उन्हें अंडे और दूध मिलने लगता है। उनके पास ही एक बड़ा हरा भरा गार्डन था। इंसानों के खत्म होने के बाद हवा भी अब साफ और शुद्ध हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दरअसल उनके आसपास के इलाके में चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और अब तो वे उनके घर की तरफ आने लगे थे। इसलिए वे घर के आसपास का कचरा जलाने लगते हैं ताकि चूहे पास ना आए। लेकिन जब यह आइडिया काम नहीं करता तो वे अपने पूरे घर को सील कर देते हैं। एक रात एमा कहती है कि वे जल्द ही चूहों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और फिलहाल वह अपने आने वाले बच्चे को लेकर खुश हैं। अगले कुछ हफ्तों में विलियम दूर दूर से कुछ बिल्लियां लेकर आता है जिससे उनके शहर में चूहों की संख्या कम होने लगती है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब एमा की डिलीवरी होती है। वे दोनों इस दिन के लिए बहुत तैयारी कर चुके थे, इसलिए विलियम की मदद से आखिरकार एक हेल्थी बेबी गर्ल पैदा होती है। इसके बाद वे शहर में जाकर अपना एड्रेस पेंट कर देते हैं ताकि अगर कोई और बचे हुए लोग कभी इस शहर में आए तो वह एड्रेस देखकर विलियम के घर तक पहुंच सके। समय बीतते बीतते 6 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब विलियम गाड़ी से घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक बाघ से हो जाता है। जब विलियम उस बाघ को ध्यान से देख रहा होता है तभी अचानक उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो विलियम को देखकर डर के मारे भागने लगती है। विलियम उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसके साथ उसके घर चले, लेकिन वह लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए विलियम उसे एक सेब देता है। सेब देखकर लड़की को यकीन हो जाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह लड़की विलियम की गाड़ी में बैठकर उसके घर तक आती है। वहां पता चलता है कि अब विलियम के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हीर के जन्म के 2 साल बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स है और एमा अब तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंट है। शायद अब पूरी दुनिया की आबादी यही 2 लोग बढ़ाने वाले हैं। खैर, खुशखबरी ये होती है कि शहर में लिखे उनके एड्रेस की वजह से 2 सर्वाइवर उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह छोटी लड़की अब भी डरी हुई थी, इसलिए वह ट्रक से नीचे नहीं उतरती। कोई भी उसे जबरदस्ती नहीं करता। उस दिन पूरी रात वह लड़की ट्रक में ही बैठी रहती है। सुबह जब मरीना उसे खाना देने जाती है तो वह लड़की उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तब मरीना उसे अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे वह जॉर्ज के साथ इधर उधर जिंदा लोगों की तलाश कर रही थी और आखिरकार उन्हें विलियम का लिखा हुआ एड्रेस मिला। बातों बातों में मरीना उसे घर के अंदर ले आती है और उसे नहाने के लिए भेज देती है। इसके बाद मरीना लड़की के बैग से कुछ अजीब सी ड्राइंग निकालती है। साथ ही वहां एक लेटर भी मिलता है जिस पर लड़की का नाम ईवी लिखा होता है। मरीना वह लेटर सबको दिखाती है और बताती है कि यह लेटर ईवी की मां ने लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर किसी को ईवी मिले तो वह उसका ख्याल रखें, क्योंकि जब यह वायरस फैला था तब ईवी के पिता ने उसके साथ फिजिकल हैरासमेंट किया था, जिसकी वजह से उस पर गहरा असर पड़ गया और वह किसी को भी देखकर डर जाती है। एक दिन ईवी की मां ने उसके पिता को मार दिया और ईवी को किसी सेफ जगह भाग जाने के लिए कहा। अब यह 5 ईवी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। जल्द ही एमा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम सैम रखा जाता है। अब उनकी फैमिली और बड़ी हो जाती है। अगले 1 साल तक वे सब खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें किसी के आने का संकेत मिलता है। वे सारे बच्चों को घर के अंदर भेज देते हैं और बड़े लोग हथियार लेकर देखने जाते हैं कि कौन है। तभी वे देखते हैं कि यह एक और सर्वाइवल
ग्रुप है जो शहर में लिखे एमा के एड्रेस को देखकर यहाँ पहुंचा है। इस ग्रुप में मॉली, जीन, एजरा और उनका बेटा राइफ थे। विलियम उन्हें अपने घर ले आता है। मॉली बताती है कि 8 सालों में उन्होंने सिर्फ 4 जिंदा लोगों को देखा है। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, वे इधर उधर भटकते रहे थे। तब एमा कहती है कि अब यही उनका घर है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और वे सब मिलकर यहाँ एक नई सोसाइटी बना सकते हैं। इस ग्रुप में मॉली एक डॉक्टर थी, यानी अगर कोई मेंबर घायल होता है तो उनके पास डॉक्टर होना किस्मत की बात थी। अगले दिन विलियम नए मेंबर्स को रूल्स समझाता है कि अब शहर और जंगल में इंसानों की गिनती बहुत कम है, इसलिए अक्सर जंगली जानवर आसपास घूमते रहते हैं। इसीलिए जब भी वे शहर में सप्लाई लेने जाएंगे तो हथियार और साथ में कोई न कोई जरूर होगा। इसके बाद सब लोग शहर के आखिरी हिस्से में जाते हैं अलग अलग चीजें लेने के लिए। पास ही एक हॉस्पिटल था और मॉली डॉक्टर होने की वजह से वहां से कई दवाइयां इकट्ठा करती है। फिर वे सारी जरूरी सप्लाई लेकर घर लौट आते हैं। यहाँ नया मेंबर जीन एक सिंगर होती है तो वह सबके लिए एक गाना गाती है। वह एजरा के बच्चे की माँ भी होती है। उधर जॉर्ज और मरीना कई सालों बाद एक दूसरे के करीब आते हैं। आने वाले महीनों में जीन और मरीना दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं और इस तरह धीरे धीरे 14 साल बीत जाते हैं। अब उनका फैमिली बहुत बड़ा हो चुका होता है। आज वे अपनी बड़ी बेटी हीर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ विलियम अपने ग्रुप के सभी बच्चों को पढ़ाता है ताकि उन्हें पुरानी दुनिया के बारे में सब कुछ पता रहे कि पहले जमाने में धरती पर बहुत सारे लोग रहते थे, उनका बिहेवियर कैसा था, वे क्या करते थे और आगे चलकर उन्हें किस तरह जीना चाहिए। ये सारी बातें वह बच्चों को समझाता रहता है। एक दिन वहाँ एक भयानक तूफान आता है। तभी विलियम को याद आता है कि उनका डॉग लकी घर के अंदर नहीं है। विलियम जल्दी से उसे ढूंढने बाहर निकलता है और देखता है कि बेचारा लकी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। ये देखकर विलियम और एमा दोनों बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि जब विलियम ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी तब उसे लकी मिला था, यानी एमा से भी पहले लकी उसके साथ था। वे अपने गार्डन में लकी के लिए एक कब्र बनाते हैं और उसे अपने ग्रुप का पहला मेंबर का दर्जा देते हैं। इसके बाद एक दिन जब विलियम अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है तभी एक बाघ उनके गार्डन में घुस आता है। विलियम तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बाघ के सामने चला जाता है। जब तक कोई उसे बचाने आता तब तक बाघ उसे बुरी तरह घायल करके भाग जाता है। सब मिलकर विलियम को बचाने की कोशिश करते हैं। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, लेकिन किस्मत से उनके पास डॉक्टर और दवाइयां होने की वजह से विलियम की जान बच जाती है। उधर एमा अपने गन के साथ बाघ को ढूंढकर उसे मार देती है ताकि आगे से वह बाघ किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके कुछ ही हफ्तों बाद विलियम फिर से काम पर लग जाता है। अब 17 साल पूरे हो चुके हैं और सभी बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। विलियम अपने बेटे एलेक्स और सैम को सरवाइव करने के सारे ट्रिक्स सिखा रहा था। इसी बीच एजरा का बड़ा बेटा राइफ विलियम की बेटी हीर को पसंद करने लगता है। वे हमेशा साथ रहते हैं। अब वे अपने फैमिली को बताते हैं कि वे अकेले बाहर दुनिया में घूमने निकलने का फैसला कर चुके हैं। सब जानते थे कि आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। फिर वे दोनों को हथियार और खाना पानी देकर विदा करते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास पानी की कमी होने लगती है। पास के एक डंप में जाकर वे पता करते हैं कि आसपास का सारा पानी सूख रहा है। असल में अचानक इंसानों के खत्म हो जाने की वजह से मौसम का प्रोसेस पूरी तरह बदल गया था, जिससे कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। यानी अब ग्रुप के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी की कमी। तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ एक गाड़ी आ रही है। इसका मतलब है कि उनके अलावा भी कुछ अन्य सर्वाइवर अभी तक जिंदा हैं। वे जल्दी से घर पहुंचकर सबको यह इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए खतरा हो सकते हैं और हमारे घर पर कब्जा भी कर सकते हैं। असल में उस ग्रुप का लीडर चार्ली था, जो कहता है कि वे यहाँ तेल लेने आए हैं। असल में उनके पास एक ड्रिल मशीन है जिससे वे जमीन में ड्रिल करके विलियम के लिए हैंड पंप लगा सकते हैं ताकि उन्हें पानी मिलता रहे। लेकिन इसके बदले चार्ली विलियम से पेट्रोल चाहता है ताकि वे 500 माइल दूर के इलाकों तक जा सकें। अब क्योंकि विलियम के ग्रुप के पास पानी की कमी थी, इसलिए वे इस ऑफर को मान लेते हैं। वैसे भी इतना पेट्रोल देकर वे क्या करेंगे। विलियम की बात मानते हुए चार्ली का ग्रुप एक जगह पर ड्रिलिंग शुरू कर देता है, क्योंकि यह प्रोसेस पूरा होने में कई दिन लगेंगे। इसीलिए चार्ली का ग्रुप अपनी वैन में ही रहेगा। लेकिन समय के साथ विलियम नोटिस करता है कि चार्ली कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसकी बातों से पता चलता है कि एक समय उसने कुछ रिसोर्स के लिए कई सर्वाइवर्स को मार दिया था। ये सब जानने के बाद विलियम अपने ग्रुप से अकेले में कहता है कि चार्ली से सावधान रहें और अपने घर की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करें। एमा कहती है कि वैसे भी वे ड्रिलिंग खत्म करने के बाद चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, अगले 2 दिनों तक ड्रिलिंग जारी रहती है और आखिरकार 4 दिन बाद वे नीचे से पानी निकालने में सफल हो जाते हैं। इस पर सभी बहुत खुश होते हैं। विलियम कहता है कि अब उनका डील पूरा हो गया है और वे चार्ली का सारा पेट्रोल लेकर यहाँ से जा सकते हैं। रात को सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि विलियम तनाव में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चार्ली एक खतरनाक इंसान है और इतना आसानी से नहीं जाएगा। रात को सब सो जाते हैं। तभी विलियम बाहर से किसी की चीख सुनता है। वह बाहर निकलकर देखता है कि चार्ली
एक कमरे से बाहर आता है और बाहर उसका दोस्त साइलस पहरा दे रहा है ताकि अगर कोई आता है तो उसे तुरंत इशारा कर सके। विलियम तेजी से उस कमरे में जाता है जहां ईवी रो रही होती है। चार्ली ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। विलियम तुरंत यह बात अपने ग्रुप को बताता है। अब बाकी मेंबर्स कहते हैं कि चार्ली के ग्रुप के पास बहुत सारे हथियार हैं और उन्होंने उसे यह कहते हुए भी सुना था कि वह अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। तब विलियम कहता है, फिर तो उसे मारना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने ग्रुप के लोगों को ऐसे ही हरास होते हुए नहीं देख सकता। आज उसने ईवी के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा। बाकी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन साथ ही डिस्कस करते हैं कि वैसे भी अब दुनिया में इंसान बहुत कम बचे हैं, इसलिए किसी को मारना सही नहीं है। मगर विलियम समझाता है कि अगर वे चार्ली को नहीं रोकेंगे तो उनकी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। आखिरकार सब मान जाते हैं कि अगर चार्ली को मार दिया जाए तो उसके ग्रुप के बाकी लोग शायद कुछ नहीं करेंगे। प्लान के मुताबिक रात में वे चार्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चार्ली के ग्रुप को पता भी नहीं चलता और विलियम चार्ली को सीधे मार देता है। हालांकि विलियम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी, लेकिन उसने यह अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए किया। अगली सुबह विलियम का ग्रुप चार्ली के ग्रुप को बता देता है कि वे बदला लेने के बारे में न सोचें। अगर वे चाहें तो यहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्हें सबके साथ मिलकर काम करना होगा, और अगर वे जाना चाहते हैं तो अभी हमेशा के लिए जा सकते हैं। चार्ली के ग्रुप के ज्यादातर लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं, लेकिन चार्ली का बेस्ट फ्रेंड साइलस बहुत गुस्से में होता है। उसे विलियम से नफरत हो जाती है क्योंकि उसकी नजर में उन्होंने उसके दोस्त चार्ली को अचानक हमला करके मार दिया था। उसे डर था कि कहीं वह दोबारा किसी पर हमला न कर दे। चार्ली के साथी बताते हैं कि वे पहले से ही जानते थे कि चार्ली बुरा इंसान था, वह लीडर होने का गलत फायदा उठाता था। इसके अलावा वह अपने ही ग्रुप की औरतों के साथ भी ऐसा ही करता था, इसलिए अब वे खुश थे कि वह मर चुका है। साइलस ही अकेला था जो चार्ली की मौत पर दुखी था, इसलिए विलियम उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद साइलस वापस आने की कोशिश करता है क्योंकि उसका पूरा ग्रुप तो यहीं रह गया था और वह बाहर अकेला कैसे सरवाइव करता, लेकिन विलियम उसे अंदर आने नहीं देता क्योंकि साइलस चार्ली के गलत कामों में उसका साथ देता था। सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए वहां से निकाल दिया जाता है। समय आगे बढ़ता है और अब पूरे 20 साल बीत चुके होते हैं। इंसानों के बिना पूरी धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। विलियम के ग्रुप के सारे बच्चे मिलकर एक प्लेन बनाने पर काम करने लगते हैं। विलियम का बेटा कहता है कि कुछ समय में वे इस प्लेन को पूरी तरह परफेक्ट कर देंगे जिससे वे पहाड़ से आसानी से नीचे आ सकेंगे, लेकिन कुछ समय बाद देखा जाता है कि उनके ग्रुप के मेंबर्स एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि आधे से ज्यादा लोग फिर से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनमें वही सिम्टम्स दिख रहे थे जो 20 साल पहले उस वायरस में थे। डॉक्टर मॉली बताती है कि हालांकि वे पहले वाले वायरस से इम्यून हो चुके थे, लेकिन समय के साथ वह वायरस इवॉल्व हो गया है। हालांकि इस नए वायरस का असर इतना पावरफुल नहीं है और वे जल्दी ही इसका कोई न कोई इलाज निकाल लेंगे। जो मेंबर्स अभी ठीक थे वे बीमार लोगों की देखभाल करने लगते हैं। यहाँ विलियम के बेटे सैम की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, जिससे सब बहुत टेंशन में थे। इसी बीच एक दिन अचानक उनकी बेटी हियर अकेले घर लौट आती है जो राइफ के साथ बाहर गई थी। हियर अपने सफर की घटनाएं बताती है। वह कहती है कि उसने गाड़ी लेकर शहर के अंदर और बहुत दूर दूर तक का सफर किया। वे रोज नई नई जगहों पर जाकर जिंदा लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन हर घर और हर शहर में उन्हें कोई नहीं मिला। वे कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन एक दिन जब वे किसी पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे थे तभी उन्होंने एक आदमी को देखा। वे उसका पीछा करने लगे, लेकिन तब तक वह आदमी वहां से निकल चुका था। कुछ समय बाद वही आदमी पीछे से आता है और राइफ पर चाकू रख देता है। तभी पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि साइलस था, वही चार्ली का बेस्ट फ्रेंड जिसे विलियम ने पहले बाहर निकाल दिया था। बदले की भावना में साइलस राइफ को मार देता है और हियर भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है। हियर राइफ के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत इलाज न मिलने की वजह से राइफ वहीं मर जाता है। उसे वहीं पास में दफन किया जाता है। इसके बाद हियर घर लौटती है। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने की वजह से उसे बाकी का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। यहीं से हियर को पता चलता है कि उनके अधिकांश ग्रुप के मेंबर्स फिर से उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। हालांकि ये वेरिएंट पहले जितना पावरफुल नहीं था। डॉक्टर मॉली उनके इलाज के लिए सैम का बुखार कम करने हेतु उसे ठंडे पानी में डुबोती है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर मॉली द्वारा दी गई दवाइयां लेने से सभी फिर से स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन यह दवा सैम पर असर नहीं करती। सैम के अलावा उनके ग्रुप के 3 और मेंबर भी मर चुके होते हैं। एमा विलियम को समझाती है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी सिर्फ हम दोनों साथ थे। आज हमारे पास एक पूरा ग्रुप है और हम ही भविष्य की दुनिया की आबादी बढ़ाने वाले हैं। अब विलियम हिम्मत नहीं हारता और ग्रुप के बच्चों को आगे के लिए तैयार करने लगता है। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर जाकर सूर्योदय देखता है और उसे एहसास होता है कि 20 साल में दुनिया कितनी बदल चुकी है। वह लौटकर बच्चों को एक स्पीच देता है कि अब तक वे गलत रास्ते पर चल रहे थे। वे पुरानी दुनिया जैसा बनना चाहते थे, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इसलिए अब से उन्हें प्रकृति के हिसाब से जीना सीखना होगा। प्रकृति ही उन्हें सिखाएगी कि इस नई दुनिया और नए मौसम में कैसे रहना है। इसके बाद वे रेडियो को फिर से चालू करते हैं ताकि आपस में कम्युनिकेशन
कर सकें। वे एक नई सोसाइटी बनाते हैं, सोशल इवेंट्स रखते हैं ताकि बच्चे समझ सकें कि इंसान एक सोशल जीव होता है। वे आसपास के शहरों को अपने हिसाब से रिनोवेट करते हैं। धीरे धीरे इस नई दुनिया में 50 साल बीत जाते हैं। बूढ़ा विलियम अपने पोते से कहता है कि यह नई मानव सभ्यता उन्हीं की नस्ल से निकली है और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी की है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।